नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके समक्ष जब भी आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं और कुछ ऐसा जो आपके बहुत ही काम आए, बहुत महत्वपूर्ण। पिछले कुछ समय से हम यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हिंदी साहित्य की कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहानियों की इस श्रृंखला में आज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है कहानी भीष्म साहनी जी की अमृतसर आ गया। ये भीष्म साहनी जी का परिचय है, जो कि हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। भीष्म साहनी जी का परिचय हमको जानने की ज़रूरत भी है। देखिए आगे शुरू करते हैं हम कहानी। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खी हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते थे। डिब्बे में 3 पठानी व्यापारी भी थे। मित्रों, आपको स्मरण करा दें कि उसने कहा था, कहानी हमने जहाँ पढ़ी वह वही लाम के किस्से की बात है और वही लाम की लड़ाई है जो बर्मा में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। डिब्बे में 3 पठानी व्यापारी भी थे। उनमें से हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बात करने लगते थे। पश्तो पेशावर की भाषा है। लगभग लगभग सभी लोग वहीं इसी भाषा को बोलते हैं। मेरे सामने दाईं और कोने में एक बुढ़िया सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 मुसाफिर भी रहे होंगे। वे सुस्पष्ट मुझे याद नहीं। मित्रों, आपको स्मरण करा दें कि भीष्म साहनी जी स्वतंत्रता के समय की कहानियाँ लिखते हैं। मतलब बंटवारे के समय की ही कहानियों पर इनका फोकस होता है और पंजाब और पाकिस्तान आदि इनके ज़्यादातर विषय होते हैं। पंजाब का विभाजन हुआ था तो पंजाब की किस्से कहानियाँ इनके यहाँ मिलते हैं, या फिर आपको मिलेंगे तो ये मिलेंगे स्वतंत्रता संग्राम में बंटवारे के समय के जो किस्से कहानियाँ हैं, वो इनकी उपन्यास और कहानियों के मूल विषय हैं। यही लगभग लगभग कृष्णा सोबती जी का भी विषय रहता है। देखिए, गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और ही मन बड़ा खुश था मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। आपको मैंने स्मरण कराया था अभी कि स्वतंत्रता के समय की बात है, तो वही बात है, स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहे थे। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किस झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। जो जो भविष्य के पट खुलते जाते हैं वह झुटपुटा भी गहरा होता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान में पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। किसी पर की कितना कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में रहेंगे या पाकिस्तान में जा बसेंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में जा रहे थे गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर आएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा, कौन सा गलत। और एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे। यौम ए आज़ादी की तैयारियां चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता है देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुटे में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। इसी अनिश्चय की किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक
दिखाई दे जाती थी। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट गया था। ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल दी। उसमें एक उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वही हंसी मजाक के बीच मेरी बगल में बैठे बाबू की और नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। काले बाबू, ताकत आएगी, आम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरा साथ खुश रहेगी। काले ढोल को, तू दाल खाता है इसलिए तू दुबला है, यानी कि ये मांस खा ले तू अष्टपुष्ट हो जाएगा, तू दाल खाता है इसीलिए दुबला लग रहा है। देखिए, ये स्वतंत्रता और बंटवारे से थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, लगभग उसी पृष्ठभूमि में है। तो उस समय जो लोग बाग इधर के उधर जा रहे थे, क्योंकि खबर लग ही गई थी लगभग लगभग। डिब्बे में लोग हंसने लगे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, ओ जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम बकरे का गोश्त है और किसी चीज का नहीं। ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला, ओ खंजीर के तुम इधर, तुम्हें कौन दिखता है? अब तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ तू हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। देखिए, ये पठानों की जो भाषा है लगभग लगभग अफगानिस्तान से मिलती जुलती रहती है। अफगानिस्तान की भाषा ऐसी है, पश्तो में कुछ ऐसे ही शब्द आते हैं, तो पश्तो का प्रभाव है उनकी भाषा में। ठीक है। पेशावर इत्यादि इत्यादि पाकिस्तान के उधर के ही भाग हैं। इस पर कहका उठा और पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में कह देता, ओ कितना बुरा बात है, आम खाता है तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे, यानी कि हम खा रहे हैं तो हमारा मुंह देख रहा है। यह इसीलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ से नहीं धोए। स्थूलकाय सरदार जी बोले और बोलते ही खी 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 करने लगे। अधलिटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सो रहे हो, उठते ही पोटली खोलकर खाने लगे गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते। और कोई बात नहीं। देखकर आधी आंख मारी सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी 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 करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू तो जाओ जनाना डिब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कहका उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर था, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफ़र शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की तकल्लुफ़ी आ गई थी। ओ इधर आ बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। मुसाफिर से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए। कौन सा स्टेशन है, किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही, पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भाग आया उसी ने बहुत कुछ बता दिया। नल पर खड़े और लोग भी, तीन चार आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग आए। इस तरह घबरा कर भागते लोगों को देख मैंने पूछा। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया। घबरा कर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। अर्थात कि वही बात है कि बाहर के लोग जो दूर जो जा रहे थे उन पर हमला कर रहे थे, मतलब वही बात आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कुछ नहीं था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी
तब्दीली भी भाप गया। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटे सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुल दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ और कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहाँ घुसा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया, जगह ही नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, यूं ही मुंह उठोए चले आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा कर रहा था, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते करते रहते। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ गया तो विरोध खत्म हो जाता। वह कोई मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिर पर चिल्लाने लगता, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुस जाते हैं। कहने का अर्थ ये है, ये तो ट्रेन का कल्चर है मित्रों। आप अगर ट्रेन में सफ़र करेंगे तो यही होता है कि पहले तो लोग मना करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है। फिर अगर किसी तरह से वो अंदर आदमी आ गया तो वो औरों का विरोध करेगा और उसका विरोध खत्म। दरवाजे पर शोर बढ़ता, तभी मैले कुचले कपड़ों पर लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चिकट मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतें, आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूम कर खड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ आ जाओ, तुम भी चढ़ाओ, वह अपने किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक दुबली पतली सूखी सी औरत नजर आई और उसके पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे, सरदार जी को कूल्हों के बल बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने आप बाप का घर समझ रखा है क्या? मत घुसने दो जी, क्या करते हो? धक्के ले दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान घसीटते जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला, औरत जात को भी यहाँ उठा लाए। वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटता जा रहा था। संदूक के साथ रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, बेटिकट नहीं हूं। पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए। पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं, ए इधर जगह नहीं है। और पठान ने आओ देखा न ताओ आगे बढ़कर ऊपर से ही मुसाफिर के लात जमा दी। पर लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में जा लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटते जा रहा था। पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पाटियों के बाद बड़ी बड़ी गठियां आई। ऊपर से इस ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चुक गई। निकालो इसे बाहर। कौन है ये? वह चिल्लाया। पर इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए। वह कोने में बैठा बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बख्तो, बैठने दो, आजा बेटी, तू आजा मेरे पास, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो छोड़ो बेजालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान अंदर आया हो पाया होगा कि सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया, वह आदमी बदहवास होकर चिल्लाया। पिताजी, सामान छूट गया। संडास के दरवाजे पर खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और पीछे पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया, बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है,
छोटी सी बच्ची और उसके साथी बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्मों को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आगे है, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से बैठते धुएं के बादल और उसमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बों में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे मुसाफिरों ने अपने पास आसपास बैठे लोगों को जायजा ले लिया। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान ऊपर और अपने दो साथियों के पास ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। और यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अंदर अन्य डिब्बों में चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ में एक साथ बैठ चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज़्यादा खुली, ज़्यादा संकित सी लग रही थी। यही स्थिति संभवतः सा गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो गई। कौन सा स्टेशन है डिब्बे में, किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी वास्केट कट के जेब में नस्वार की डिब्बियाँ निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियाँ निकाल कर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते ओठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज़ निकल रही है। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहाँ भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक बिस्ती पीठ पर पानी मस्कल लादे प्लेटफॉर्म लांग आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो, पानी पियो। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए। बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग मरे हैं। लगता है वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया। सारी सड़की तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने लगे। दूर दूर तक पहाड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियां पल्ले चढ़ाने की आवाज़ आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ में बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तू मर्द है की औरत? किसी पर से उठकर नीचे लेटता है, तुम मर्द के नाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य मुसाफिर भी चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को आम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डिब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ से सूखी चल रही थी। अकला कर चुप हो रहा, पर थोड़ी देर के बाद वह अपने आप उठकर सीट पर आ बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ कहना भी कठिन था। मुसाफिर है, किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी ओर देखे बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने लग गए। बोझिल
अनिश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बों के मुसाफिर स्तब्ध और संचित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सड़क छूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बों के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चय कर बैठे थे, हाँ, उन्होंने बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से सुनने में देखे जा रहे थे। बुढ़िया सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठा बैठा सो गई थी, यानी बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाले बर्थ पर एक पठान ने अदलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तहबीज निकाली और धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। माला निकाली और माला जपने लगा। कहने का मतलब ये है, खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते और कोई नरगर जल रहा था। किसी गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आग बढ़ने लगती, किसी किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ती, मीलों तक धीमी रफ्तार में चलती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देख कर ऊंची आवाज में बोला, हम्बसपुरा निकल गया। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला। डिब्बे के सभी लोगों उसकी आवाज सुनकर चौंक पड़े। उसी वक्त डिब्बे में अधिकांश मुसाफिरों ने माना उसकी आवाज को सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाते क्यों हैं? तहवीब वाला पठान चौंक कर बोला। इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचू? अरे खी 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 कर क्या हंस दिया। जाहिर है वह हरम्बसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया। एक आधा बार पठान इसकी ओर देखकर खिड़की के बाहर झांकने लगता। डिब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद खटाक का शब्द भी सुनाई हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदल दी। बाबू ने झांककर उसी दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ने जा रही थी। शहर आ गया। वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है। उसने फिर से कहा, उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाने लगा, ओ बे पठान के बच्चे, नीचे उतरा, तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा था। तहसीब वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, ओ क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू उत्तेजित होकर अन्य मुसाफिरों भी उठ बैठे। बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर, मैं तेरी हिंदू औरत को लात मारता है हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकर बकर नहीं करो और जंजीर खंजीर के तुम गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर। बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस बस, सरदार जी बोले, और लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर में सफर बाकी है, आराम से बैठो। मैं मैं लात न तोड़ू तो कहना गाड़ी तेरे बाप की है। बाबू चिल्लाया। ओ, हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में बोल उठी, वे जीण जोगियो, आराम नाल बैठो। वे रब दिया बंदियो, कुछ होश करो। उसके ओठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था,
अब बोल तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी। प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ, कहाँ पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़े थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी। इस दौरान तीन चार पठान डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे कि अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे से निकला गया। मेरा साथी, मेरा माथा ठिनका। गुस्से से वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीन पठान अपनी अपनी गठरी उठा कर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बों के भीतर होता रहा, वह सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक और से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी है। जाने कब वह कहाँ मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया था और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने होले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर की ओर उठी, पर डिब्बे में पठानों का न पाकर हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी मादर, सबके सब निकल गए। फिर वही सिटपिटा कर उठकर खड़ा हुआ और चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए। किसी ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान न दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा। बड़ा उत्तेजित था, बराबर बड़बड़ाए जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके से में बढ़ने लगी थी जहां उन्हें जानमाल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे धीरे धीरे, फिर समतल गति से चलने लगी। कुछ देर बाद लोग ऊँघने लगे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से मेरे सामने की ओर देखने लगा। बार बार पूछने मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे से निकल कर किस ओर गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी ने के स्कूलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बों में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी किस और लग जाता, कभी दूसरे और को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद खुल टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देने लगे। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता कि डिब्बा लाशों से भरा पड़ा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी वह खिड़की के बाहर मुंह देखता जा रहा होता, कभी दरवाजे से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है। मैंने झटके से उठकर बैठ जाता। इस तरह एक बार मेरी नींद टूटती तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने
उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूसरी और दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमके जा रहे थे। स्पष्ट गाड़ी कोई स्टेशन लांघ कर आई थी, पर अभी तक उसकी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्पष्ट स्वर दिए सुनाई दिए। दूर की एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी मेरे आंखें कुछ देर तक उस पर लगी थी, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थी, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटा पटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे। उसके दाढ़ी भी थी। मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई। गाड़ी के साथ एक औरत भागती चली आ रही है, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठाए रखी है बोझ के कारण। उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। फिर डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देखा जा रहा है, हाँफता हुआ कहे जा रहा है, आ आ आ तू भी चढ़, आ आ आ। दरवाजे पर फिर लाठी पटपटाने की आवाज। खोल दो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते खोलो। वह आदि हाँप रहा था, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जाते है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की की ओर मुंह देखने निकाल कर बोला, कौन है इधर, जगह नहीं है? बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो, गाड़ी निकल जाएगी। वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी से, बाबू चिल्लाया, और इसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट स्वर से शब्द सुनाई दिए। दरवाजा खुलने पर जैसे उसकी इत्मीनान की सांस ली हो। उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में चमकते छड़ देखा। एक ही भरपूर वार ने उस मुसाफिर के सिर पर किया। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर लटकती हुई गठरी खिसक कर कोहनी तक आ गई। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट निकली। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ाए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधमुंदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर वह कौन है और उसके किस अदावत का बदला ले रहा है? इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से बड़बड़ा फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से छलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया, पर वास्तव में वे केवल क्षय के कारण होठों पर बर्फ पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण अभी उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह चढ़ नहीं पा रहा था, और कि उसे पैर जम नहीं पा रहा था। वह गाड़ी के साथ साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे आ गिरा, और उसके गिरते ही
औरत ने भागता बंद कर दिया, मानो दोनों सफ़र एक साथ ख़त्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे पास, मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बूत का बूत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे छड़ को फेंक देने चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा है। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखते जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े खड़े हिला, किसी अज्ञात प्रेरणावश एक साथ एक कदम आगे बढ़ गया। दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया और झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया और फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं बाएं देखने लगा। फिर मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी और उसकी नज़र न उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा। फिर उसने घूमकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा और अपने दोनों हाथों की ओर देखा। फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाह रहा हो कि उसके हाथों में से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे धीरे झुटपुटा छटने लगा। दिन शाम खुलने लगा। साफ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट गई थी। सामने गेहूं की खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियां उठने लगी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल उगाए अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने। डर कर ही वे पठान डिब्बे के बाहर निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू ने जवाब में मुस्कुराया, एक विवत्सी मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। तो मित्रों, ये थी कहानी अमृतसर आ गया। कहानी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी गंभीर भावार्थ परिस्थितियार्थ लिए हुए है। कहानी में बहुत कुछ सीखने को भी है, बहुत कुछ परिस्थिति को देखने को भी है। तो मित्रों, इस कहानी में आपको क्या विशेष बात देखने को मिली और क्या इस कहानी से हमने सीखा? इस कहानी में जो बातें हैं वो मित्रों बनाई हुई नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है। ये कहानी एक तरीके से हकीकत है, पूरी रूबरू है। कल्पना मात्र का इसमें कोई थोड़ा बहुत ही नाम होगा, नहीं तो ये कहानी एक मान लीजिए एक सच है, हकीकत में है। ठीक है। तो इस कहानी में से जो वातावरण है उससे हमको देश के वर्तमान का, उस समय का मतलब पता चलता है। और हमारे देश में जब स्वतंत्रता मिली हमको, तब कैसा माहौल था। हमारा देश दो भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान। तब कैसा माहौल था, किस प्रकार के माहौल थे, क्या लोगों की सोच थी, क्या भावनाएं थी, किस प्रकार लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे। ये सब बातें इसमें देखने को मिली। तो इन्हीं बातों के साथ में हम इस कहानी को यहाँ ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को भी यहाँ ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम अगले भाग में कुछ सकारात्मक उम्मीदों के साथ में। लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।